हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपके ही अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र तथा भूगोल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित टॉप मोस्ट सिलेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए संभावित प्रश्न सिद्ध होगा। आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप सभी सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव का एक प्लेलिस्ट बना है। अभी तक के सभी टॉप मोस्ट सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से क्वेश्चंस को देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, जो असहयोग आंदोलन था वो जन आंदोलन था। इसको बताना है कि किस तरह से वह जन आंदोलन हो गया था। तो आपको पता है कि गांधी जी के नेतृत्व में यह असहयोग आंदोलन चला गया था। यह प्रथम आंदोलन जो था यह जन आंदोलन था। इसमें असहयोग और बहिष्कार की नीति प्रमुखता से अपनाई गई थी। इस आंदोलन का व्यापक जनाधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों तथा जनजातियों का इसमें भरपूर समर्थन मिला था। श्रमिक वर्ग जो थे वो भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी की मान्यता मिली। चरखा एवं करखा का प्रचलन घर घर हो गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पहला जन आंदोलन हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री से ही लेते हैं। हिस्ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया था। तो शहरीकरण के कारण जो है अनेक समस्याएं हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और गंदगी तथा धूल से पर्यावरण दूषित हो गया था। अगला है, शहरों में आवास, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जन कल्याण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। और शहरीकरण का एक और दुष्प्रभाव हुआ, स्पर्धा, अवसरवाद, व्यक्तिवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां जो है उत्पन्न होने लगी थी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिस्ट्री से ही संबंधित है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास जो है कैसे किया। गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने की मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। इस मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था। पेंच को घुमाकर प्लानेट, जिसे बोर्ड कहते हैं, जो लकड़ी या इस्पात का बना होता है, उसको गीले कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों यानी कि टाइपिंग की गई मशीन धातु की आकृतियों में ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस प्रेस को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न हम लोग सिविक्स से लेते हैं, राजनीतिक शास्त्र से। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और से राजनीतिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान की धारा 25 से 28 तक में भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है। पहला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही है। मतलब कि किसी भी जाति, लिंग, क्षेत्र, वर्ग का व्यक्ति भी क्यों न हो, उसके साथ धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म एक समान है। अगला प्रश्न सिविक से है, क्वेश्चन नंबर 5, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। इस सत्ता की साझेदारी अलग अलग तरीके से इस प्रकार है। पहला, सत्ता में साझेदारी के पृष्ठ पर भाषा, धर्म, क्षेत्र और समुदायों के बीच भेदभाव समाप्त कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अवसर की समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है। सरकार के 3 अंग
विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी अंग अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इससे अधिक लोगों में सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसके अंतर्गत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है एक बाजार या एक व्यवस्था का रूप ले लेती हैं और वैश्वीकरण की नीति के मुख्य अंग इस प्रकार है। पहला, विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार अवरोधों की कमी, और दूसरा पूंजी का मुक्त प्रवाह, और तीसरा है औद्योगिकरण का मुख्य प्रवाह, चौथा है श्रम एवं मानव संसाधनों की मुक्त गतिशीलता। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमी से ही आर्थिक नियोजन क्या है? संक्षेप में इसकी व्याख्या करें तो आर्थिक नियोजन का अभिप्राय अर्थ राज्य अथवा एक निर्धारित सत्ता द्वारा संपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर आर्थिक निर्णय करना होता है। इससे पहले राष्ट्र अपनी परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों का निर्धारण करता है, फिर उपलब्ध संसाधनों का नियोजित ढंग से उपयोग करता है ताकि पूर्व निर्धारित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत करें। बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। भारत में सड़कों का प्रादेशिक वितरण विषम है, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के सड़कों का निर्माण है। सभी राज्यों में सड़कों का विकास एक समान नहीं हुआ है। समान रूप से विकास नहीं होने के कारण मुख्य है भू आकृति, केंद्र एवं राज्य सरकारों की उदासीनता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। महाराष्ट्र में 2.70 लाख किलोमीटर पर पक्की सड़कें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2.47। इसके अलावा ओडिशा में 2.36 लाख किलोमीटर जो है पक्की सड़कें हैं। पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई लक्षद्वीप में है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पक्की सड़कों के लक्ष्य के कारण सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन है, तो वो है लक्षद्वीप। और सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल जो है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर 387.24 किलोमीटर जो है प्रथम स्थान पर लेकर के बैठे हुआ है। यानी कि पक्की सड़कों के अंतर्गत सबसे आगे है केरल और सबसे पीछे है लक्षद्वीप। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन। सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताइए। तो सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है समुद्री तटों पर अधिक संख्या में मैंग्रोव के पेड़ लगाना चाहिए जो सुनामी की लहरों को रोक सकें। अगला उपाय है समुद्र के किनारे कंक्रीट या मजबूत तटबंध बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है समुद्र तट से दूर बसाव होना चाहिए। इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो सुनामी से हम लोग बच सकते हैं। इस सीरीज का लास्ट सवाल है आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका है, उसका वर्णन करें। तो आकस्मिक जो आपदा होते हैं जैसे वो संकटग्रस्त का सामना करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए जाते हैं, परंतु आकस्मिक आपदा प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका जो है अधिक कारगर सिद्ध होती है। आकस्मिक आपदा की स्थिति में जो है राहत शिविरों का निर्माण करना होता है। बचाव हेतु आवश्यक उपकरण करना चाहिए। प्राथमिक उपचार की सामग्रियां, डॉक्टर, एम्बुलेंस, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था सबसे बेहतर तरीके से स्थानीय प्रशासन ही कर सकता है। इसके अलावा कई ऐसे कार्य हैं जितना स्थानीय प्रशासन कर सकता है उतना कोई
अन्य इकाई नहीं कर सकती है। तो इस सीरीज में हमने सोशल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।